हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्ट्रा। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिवीजन सीरीज में केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम से बहुत ज़्यादा सिंपल है, फिजिकल के वन ऑफ द सिंपलेस्ट टॉपिक्स में से एक है। इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ लेना। और यार, क्योंकि जो मैंने स्लो पढ़ा है जिसमें उसमें भी 2 ही क्लास ली हैं, तो फिर से इसे बहुत तेज़ी से ख़त्म करेंगे हम लोग 30 मिनट्स में। एक बारी ओवरव्यू ले लेते हैं। जो कुछ सॉल्व करने का वो सब तो पहले से आता है। सिंपल सिंपल, कोई फॉर्मूला नहीं। सबसे अच्छी बात तो इस चैप्टर की यही है कि इसमें कोई फॉर्मूला ऐसा यूज़ नहीं होगा। सिंपल सिंपल बातें हैं, उनका ध्यान रखेंगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम का एक बिल्कुल छोटा सवाल आता है, वो ज़रूर लग जाएगा। घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं, लगातार कंटेंट आता रहेगा, परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, चलो भाई, तो हम लोग बात शुरू करते हैं। हम लोगों को जो नोट्स वगैरह है वो सारे कहाँ पे मिल जा रहे हैं, वो dextrachem.in/courses पे मिल जा रहे हैं। वहाँ पे PYQ रिवीजन नोट्स भी मिल जा रहे हैं। तो हम लोग स्ट्रेट अवे बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करने से पहले हम लोगों को शब्द समझना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट और द मोमेंट व्हेन ऑल द फोर्सेज आर बैलेंस्ड, यानी कि जो नेट फोर्स है वो क्या होगा, सिस्टम पे क्या होगा, 0 होगा। तो इक्विलिब्रियम इन फिजिक्स अगर हम समझे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में मान लो कि हमने एक सिंपल पेंडुलम लिया, उसे स्ट्रेच करके यहाँ तक ले गए, तो क्या करेगा, वो वापस आएगा और धीरे धीरे वापस आके क्या करेगा, अपनी मीन पोजीशन को अटेन कर लेगा। यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से इस तरह से आते आते अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा, वापस आ जाएगा। ऐसा ही अगर हम इस बाउल में एक बॉल को रखें जिसपे नॉर्मल रिएक्शन और mg बैलेंस कर रहे होंगे एक दूसरे को, जब हम इसे फोर्स ला के आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो बॉल है वो कहाँ जाएगी, बॉल के टिप तक जाएगी और फिर वापस आ जाएगी और धीरे धीरे बॉल में ही बनी रहेगी। इस तरह से फोर्स आएंगे कि इससे ज़्यादा फोर्स ना लगे कि बॉल बाहर चली जाए। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम स्टेबल, मतलब जिसे डिस्प्लेस करने से या जिसे डिस्टर्ब करने से वो अपनी पोजीशन को रीअटेन करने की कोशिश करे, उसे हम क्या कहेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जो अपनी पोजीशन को रीअटेन करने की कोशिश नहीं करेगा उसे हम कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब कि अगर हम बॉल को उल्टा करके रख दें और उस पर जो बॉल रखी है अगर हम उसे थोड़ा सा पुश करें तो बॉल हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी, कभी वापस लौट के नहीं आएगी, तो इसे हम कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर बात आती है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हमेशा ही इक्विलिब्रियम होगा, किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे क्या रहेगी, वो इक्विलिब्रियम में रहेगी, यानी नॉर्मल रिएक्शन हम जब एक दूसरे को बैलेंस आउट करते रहेंगे इसमें। ठीक है, इतनी तो बात इक्विलिब्रियम की समझ में आ रही है। फिर थर्मल इक्विलिब्रियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग जानते हैं पहले से कि अगर A इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद B एंड B इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद C, देन A एंड C शुड बी आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये सारे कैसे हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट में, तो होमोजीनियस, ये तो सिंपल बातें हैं यार, एकदम फटाफट ही करनी चाहिए इन्हें, तो ज़्यादा देर करने से कोई फायदा नहीं है ना। कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट लाने का ही हम लोगों का मेन टारगेट रहता है। होमोजेनस इक्विलिब्रियम क्या होता है? होमोजेनस इक्विलिब्रियम वो है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैसे होते हैं, सारे सेम फेज में होते हैं। अगर गैस है तो गैस, लिक्विड है तो लिक्विड और सॉलिड है तो सॉलिड। जैसे कि N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स ट्वाइस अमोनिया गैस, तो ये कैसा है, होमोजेनस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। अब अगर हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम की बात करें तो हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम क्या होगा, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे सेम फेज में नहीं होंगे। जैसे अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें तो कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होगा, सॉलिड होगा, हीट करने पे कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बनेगा। तो एक गैस आने की वजह से क्या हो गया, हेटेरोजेनिटी आ गई, तो इसे हम कहेंगे हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। अब अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन के बारे में बात करें कि रिएक्शन कैसे चलेगी, दोनों डायरेक्शन में चलेगी या एक ही डायरेक्शन में चलेगी, तो उसे हम कह सकते हैं कि रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल रिएक्शंस होंगी या फिर इरिवर्सिबल रिएक्शंस होंगी। जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं उसमें प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में इंटरकन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक, लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट है उसे कन्वर्ट नहीं किया सकता, जो प्रोडक्ट है उसे रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं किया सकता, तो हम उसे कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। अब डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का है, इक्विलिब्रियम इज द स्टेट एट विच द कॉन्सेंट्रेशन एंड द ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम। इक्विलिब्रियम वो पोजीशन है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उस समय इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगा, हम ये नहीं कह रहे कि कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगा। हम लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम जब आएगा उस टाइम पे क्या होगा कि जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो टाइम के साथ बदलेगा नहीं। बदलेगा नहीं का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि बराबर हो जाएगा। मान लो तुम 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो लगातार और अगला बंदा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगातार चल रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों तुम लोग बराबर स्पीड से तो नहीं चल रहे हो, लेकिन वो दो लोग क्या कर रहे हैं, लगातार कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है,
तो रेट को हम लिख सकते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, या R इज इक्वल टू डेल्टा C बाई डेल्टा टी, या डी सी बाई डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर A और B दोनों इक्विलिब्रियम में हैं, A और B आपस में इंटरकन्वर्टेबल है, तो मान लेते हैं कि A का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, टाइम के साथ घट रहा है, और B का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे A और B का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, टी इक्विलिब्रियम कहेंगे। देखो ये अब A का कॉन्सेंट्रेशन, देखो यहाँ पे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है क्योंकि स्लोप आ रहा है। ठीक, यहाँ पे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है क्योंकि स्लोप आ रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ पे कोई स्लोप नहीं आ रहा, स्लोप जीरो होने का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक, अगर हम इस पॉइंट को देखें, इस तरह का ग्राफ कैसा भी हो सकता है कि ए का कॉन्सेंट्रेशन घटते घटते बी के कॉन्सेंट्रेशन से कम हो गया, तो एक मोमेंट ऐसा आएगा जहाँ पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी होगा, लेकिन दिस इज नॉट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या है, ये इक्विलिब्रियम नहीं है, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम है जहाँ पे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया, जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, उसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का, ए का कॉन्सेंट्रेशन कम हो, बी का बढ़े, और दोनों का इस तरह से रेंज हो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके दोनों का बराबर हो, और जहां पे बराबर हो वहीं पे कांस्टेंट भी हो जाए, तो वही इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अच्छा, ये बताओ कि अगर ए का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करे, बी का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अरे भाई साहब, ऐसा नहीं हो सकता ना, ए का कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज करे, बी का कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो ये रॉन्ग है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज नहीं कर सकता, और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज नहीं कर सकता, तो ये भी रॉन्ग है ना। मतलब ये ऐसा तुम कह रहे हो कि दो लोग खेल रहे हैं, या तो दोनों जीत रहे हैं या दोनों हार रहे हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता। दो लोग खेल रहे तो एक जीतेगा एक हारेगा, है ना। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें जरा ध्यान से देख लेंगे। पहला पॉइंट क्या कर रहा है, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। केमिकल इक्विलिब्रियम कैसा होता है, डायनेमिक होता है। डायनेमिक मतलब कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। वहां पे रिएक्शन रुकती नहीं है, बस रेट बराबर हो जाता है। जैसे कि अगर तुम एक्सेलेटर चल रही है डाउनवर्ड और उस पर तुम चढ़ना शुरू करो, तो जो ग्राउंड फ्रेम पे बंदा खड़ा है उसे ऐसा लगेगा यू आर नॉट मूविंग, राइट। तो ये कहेंगे क्या कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे रेट ऑफ एक्सेलेरेटर का डाउनवर्ड आने का डायरेक्शन और तुम्हारा ऊपर जाने का रेट है, अगर वो सेम हो जाएगा तो क्या होगा, वो हमेशा तुम कांस्टेंट जगह पे ही दिखाई दोगे। तो वो डायनेमिक है नेचर में। तुम थकोगे कि जैसे ट्रेडमिल में तुम दौड़ लेते हो लेकिन रहते तो वही हो ना, तो वो डायनेमिक है नेचर में। लेकिन उस टाइम पे क्या हो रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन कैसी है, सेम है। ठीक, अब इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन से जाएं या बैकवर्ड डायरेक्शन जाएं। केवल एक कंडीशन है कि सिस्टम क्लोज सिस्टम होना चाहिए, मतलब जिसमें मास का एक्सचेंज अलाउड ना हो, क्लोज सिस्टम होना चाहिए। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी अचीव कर सकते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन से भी अचीव कर सकते हैं। ठीक, द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट डालने से इक्विलिब्रियम की स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये होता है कि इक्विलिब्रियम जो होता है वो कम समय में आता है। पहले ज़्यादा समय लग रहा था, अब क्या होगा, अब कम समय लगेगा। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं होगा। और ये कैटलिस्ट ऐसा करता कैसे है, कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन का पाथ चेंज कर देता है और एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो पहले एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा थी, फिर कैटलिस्ट डालने पे क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो क्या होगा, रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। अब बात आती है लॉ ऑफ मास एक्शन की। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ एनी सब्सटेंस टू रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर ऑफ इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये क्या कह रहा है कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन कह रहा है कि रेट ऑफ एनी सब्सटेंस टू रिएक्ट, किसी भी सब्सटेंस के रिएक्ट करने का जो रेट है वो उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेज्ड टू द पावर इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक, एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट मत समझ लेना इसलिए मल्टीप्लिकेशन लिखा है। एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब एक्टिव मास को हम ये मान सकते हैं कि एक्टिव मास जो होता है वो लैम्डा इंटू कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर होता है, जहाँ लैम्डा क्या है, एक्टिविटी कोएफिशिएंट है। और हम लोगों के सिलेबस में
विद इन सिलेबस अगर बात करें तो लैम्डा को इनवेरिएबली हम लोग 1 ले लेते हैं, तो जो एक्टिव मास है बेसिकली या तो वो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखा जा सकता है या फिर पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखा जा सकता है। इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लिखना चाहें कि रेट ऑफ ए टू रिएक्ट इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए ऑफ ए मतलब एक्टिव मास ऑफ ए, ये क्या, इसका मतलब क्या है, एक्टिव मास ऑफ ए या प्रोपोर्शनल टू ए, और एक्टिव मास क्या हो गया, लैम्डा इनटू कॉन्सेंट्रेशन हो गया, लैम्डा की वैल्यू 1 है। तो रेट ऑफ ए टू रिएक्ट इज प्रोपोर्शनल टू ए, बी इज प्रोपोर्शनल टू बी, सी इज प्रोपोर्शनल टू सी एंड डी इज प्रोपोर्शनल टू डी। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ए इंटू बी के। तो आर एफ को हम लिख देंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ इंटू ए इंटू बी, और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के उसके बराबर हो जाएगा सी इंटू डी के। तो आर बी इज इक्वल टू के बी सी इंटू डी। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा भाई लोग, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के बराबर हो जाएगा। तो के एफ ए इंटू बी इज इक्वल टू के बी इंटू सी इंटू डी हो जाएगा। तो के इक्विलिब्रियम किसके बराबर हो जाएगा, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, तो सी इंटू डी अपॉन ए इंटू बी। तो के इक्विलिब्रियम हो जाएगा सी इंटू डी अपॉन ए इंटू बी, जहाँ पे के इक्विलिब्रियम क्या है, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। हम इसे पार्शियल प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हैं, और क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखा है इसलिए इसे हमने क्या लिख दिया, के सी लिख दिया। हमने क्या लिख दिया, के सी लिख दिया। इसी तरह से अगर हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ले लेंगे तो जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसकी पावर लगा देंगे, तो सी की पावर सी, डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी। अब इक्विलिब्रियम पे होता क्या है, इक्विलिब्रियम पे हम ये लिख सकते हैं कि पी वी इक्वल टू एनआरटी। इक्विलिब्रियम पे ही हम लोग पी वी इक्वल टू एनआरटी यूज कर सकते हैं, आगे या पीछे कहीं नहीं यूज कर सकते। तो प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एन अपॉन वी यानी कि सी आर टी के बराबर। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी अपॉन आर टी के बराबर है। पी इज द पार्शियल प्रेशर। तो के सी को लिख दे पी सी अपॉन आर टी की पावर सी, पी डी की पावर आर टी अपॉन डी, पी ए की पावर पी ए अपॉन आर टी की पावर ए, और पी बी अपॉन आर टी की पावर बी। तो ये हो गया पी सी की पावर सी, पी डी की पावर डी, पी ए की पावर है, पी बी की पावर बी इंटू आर टी की पावर ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी। मैथमेटिक्स से सिंपल। तो के सी किसके बराबर हो गया, के पी इंटू आर टी की पावर ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी, या के पी इज इक्वल टू लिख सकते हैं के सी आर टी की पावर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये ध्यान रखेंगे कि के पी इज इक्वल टू क्या हो गया, के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी, वे डेल्टा एन जी सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा एन जी इज इक्वल्स टू हो गया सम ऑफ नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ ए, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, तो ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे, आसानी से बात समझ में आ जाएगी। अब हम करना है कैलकुलेशन फॉर केपी एंड केसी फॉर सम स्टैंडर्ड सिस्टम्स। तो H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस एच आई। हमने मान लिया इसका वॉल्यूम कितना है कंटेनर का, V है, कांस्टेंट इक्विलिब्रियम पे प्रेशर कितना है, P है। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना है, P है। ठीक, इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना मान लेते हैं, P मान लेता है। ठीक, अब t इक्वल टू 0 पे हमने कितना मोल ले लिया, इसके a ले लिया, इसके b ले लिया, 0 हो गया। t इक्वल टू पे क्या हो गया, a माइनस एक्स, b माइनस एक्स और 2x हो गया। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम कितना आ गया a माइनस एक्स अपॉन v। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 एट इक्विलिब्रियम किसके बराबर आ गया, b माइनस एक्स अपॉन v। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम किसके बराबर आ गया, 2x अपॉन v के बराबर आ गया। तो हम Kc की वैल्यू किसके बराबर लिखेंगे, Kc की वैल्यू लिखेंगे प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि H2HI बना था और H2 इंटू I2। भाई 2HI बना था ना, तो HI का होल स्क्वायर लिख दिया। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में लगाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, 2x अपॉन v का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स अपॉन v इंटू b माइनस एक्स अपॉन v। ठीक, तो Kc की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स इंटू b माइनस एक्स। ये आ गया क्या, Kc आ गया। ठीक, अब हमें एक बात ये भी पता है कि इक्विलिब्रियम प्रेशर P है, तो मोल फ्रैक्शन अगर हम निकाल लें तो मोल फ्रैक्शन
पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होता है? पार्शियल प्रेशर जो है वो इज इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 कितना आ जाएगा? A माइनस एक्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स होगा A माइनस एक्स प्लस B माइनस एक्स प्लस 2x इंटू कैपिटल P, सॉरी ये मोल फ्रैक्शन आ गया इसका, तो कितना आ गया? A माइनस एक्स अपॉन A प्लस बी। टोटल मोल्स कैसे निकाल लिए? H2 के मोल्स प्लस I2 के मोल्स प्लस HI के मोल्स। ठीक, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 कितना आ गया? वो आ जाएगा B माइनस एक्स अपॉन A प्लस बी। इसी तरह से पार्शियल मोल फ्रैक्शन ऑफ HI कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 2x अपॉन A प्लस बी के बराबर। ठीक, तो Kp की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 हो जाएगी। तो पार्शियल प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा HI का? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ HI कितना था? 2x अपॉन A प्लस बी इंटू प्रेशर टोटल प्रेशर P था का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय A माइनस एक्स अपॉन A प्लस बी टाइम्स P इंटू B माइनस एक्स अपॉन A प्लस बी टाइम्स P। तो P से P कैंसिल हो गए सारे और A प्लस बी से A प्लस बी कैंसिल हो गए। तो Kp की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आई? Kp की वैल्यू आ गई 4x स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। ठीक, ये तो बात समझ में भी आनी चाहिए कि डेल्टा एन जी अगर 0 है तो Kp और Kc कैसे आएंगे? सेम आएंगे। ठीक, तो यहां पे लिख भी देते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी इज 0 देन Kp विल बी इक्वल्स टू Kc। ठीक है, अब एक और केस ले लेते हैं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस ट्वाइस अमोनिया। ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम वॉल्यूम कितना ले लिया? V और इक्विलिब्रियम पे प्रेशर ले लिया P। T इक्वल्स टू 0 पे A मोल्स ले लिए, B ले लिए, 0 ले लिया। T इक्वल्स टू T पे क्या हुआ? A माइनस एक्स हुआ। तो क्योंकि 1 से 3 रिएक्ट कर रहा था तो B से कितना करेगा? B माइनस 3x हो जाएगा, तो कितना बनेगा? 2x बनेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन लिख लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एट इक्विलिब्रियम किसके बराबर हो जाएगा? A माइनस एक्स अपॉन V। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम किसके बराबर हो जाएगा? B माइनस 3x अपॉन V। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया किसके बराबर हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम? 2x अपॉन V के बराबर। तो Kc की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? अमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि इसमें भी 2 अमोनिया, डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 2x अपॉन V का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय A माइनस एक्स अपॉन बी इंटू बी माइनस 3x अपॉन V का होल क्यूब। तो ये Kc की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4x स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय किसके बराबर आ जाएगी? A माइनस एक्स इंटू बी माइनस 3x का क्यूब। ठीक है, अब कब Kc यूज करना है, कब Kp यूज करना है, ये तुम्हें इंट्यूशन से पता लग जाएगा। सवाल लगाते लगाते समझ में आ जाएगा। प्रीवियस ईयर PYQ जरूर कर लेना इसके। ठीक है, अब इसके बाद अगर हमें Kp निकालना हो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? यहाँ पे लिख लो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू A प्लस बी माइनस 2x के बराबर होगा। सबको ऐड कर दिया बस। ठीक, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर आ जाएगा? B माइनस 3x अपॉन A प्लस बी माइनस 2x इंटू P। पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 किसके बराबर? H2 कह रहा हूँ, I2 कह रहा हूँ। नाइट्रोजन किसके बराबर आ जाएगा? A माइनस एक्स अपॉन A प्लस बी माइनस 2x इंटू P। और पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया किसके बराबर आ जाएगा? 2x अपॉन A प्लस बी माइनस 2x इंटू P। तो Kp की वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर? 2x अपॉन इंटू P अपॉन A प्लस बी माइनस 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय
बी माइनस 3x अपॉन ए प्लस बी माइनस 2x इंटू पी का होल क्यूब इंटू ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी माइनस 2x इंटू पी इज इक्वल टू हो जाएगा 4x² इंटू ए प्लस बी माइनस 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस 3x का क्यूब। ठीक, तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ से सीधा सीधा। ठीक है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी यार, इस पर सवाल लगाने में ज़्यादा कोशिश करने की और ज़्यादा इससे ज़रूरत नहीं है। अब तो बात यहाँ से बहुत ही आसान हो गई है, क्योंकि इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन थ्योरेटिकली आते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो सरल होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या है था, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इज एप्लीकेबल ओनली एट इक्विलिब्रियम, केवल इक्विलिब्रियम पे ही एप्लीकेबल होगा, उसके आगे और पीछे नहीं होगा। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है और कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर पर डिपेंड ही नहीं करती, लेकिन इन टर्म्स ऑफ किसके निकलती है, कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर के निकलती है। लेकिन हद की बात यह है कि कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर से इंडिपेंडेंट होती है, उस पर डिपेंड ही नहीं करती। ठीक, उस पर डिपेंड नहीं करती। If the equilibrium constant for a reaction is k equilibrium, then the value of constant for the reverse reaction will be 1 upon k equilibrium. अगर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए 1 है 10 है तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए 1/10 हो जाएगा। अगर हम दो रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, मतलब दो रिएक्शंस को ऐड करते हैं, जैसे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में कर रहे थे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और अगर हम किसी इक्विलिब्रियम की रिएक्शन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम मल्टीप्लाई n से करेंगे तो क्या होगा, उसकी पावर बन जाएगा। ठीक, हाफ से करेंगे तो रूट आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और फैक्टर्स जो इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट नहीं करते हैं वो कौन कौन से हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं डालेगा, प्रेशर और वॉल्यूम का कोई फर्क नहीं होगा, कैटलिस्ट का कोई फर्क नहीं होगा, और एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम का भी कोई फर्क नहीं होगा इक्विलिब्रियम पे, नहीं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल और केवल डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। और वो कैसे डिपेंड करता है, वॉन्ट ऑफ इक्वेशन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में डाल देते हैं। log k2/k1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 r 1/t1 माइनस 1/t2, वेयर डेल्टा एच इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड डेल्टा मतलब r जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। रिएक्शन कोएफिशिएंट की बात करें तो हम रिएक्शन कोएफिशिएंट किसी भी जनरल टाइम पे लिख सकते हैं, बिल्कुल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसा लगता है देखने में, लेकिन एट इक्विलिब्रियम नहीं होता, उससे आगे या पीछे लिखते हैं। तो QC को लिख सकते हैं C की पावर C, D की पावर D अपॉन A की पावर A इंटू B की पावर B। तो QC KC के बराबर होगा तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, लेस देन KC होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और ग्रेटर देन KC होगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। देखो अगर QC छोटा हुआ, अगर QC छोटा हुआ तो यानी कि क्या होगा कि ये ज़्यादा बड़े नंबर है, ये बड़े नंबर है तो रिएक्शन किधर जाना चाहती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का ज़्यादा है। अगर QC बड़ा हुआ तो यानी कि ये नंबर बड़ा है तो रिएक्शन किधर आएगी, बैकवर्ड आएगी। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला नंबर बड़ा है तो वो कहाँ चला जाएगा, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का ज़्यादा है तो वो किधर चला जाएगा, रिएक्टेंट की तरफ चला जाएगा। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G 0 होता है तो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस RT/ln K लिख देते हैं। ठीक, तो डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एच इक्वल टू माइनस RT/ln K हो जाएगा, तो ln K की वैल्यू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन आर आ जाती है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के फॉर्मेट में अगर हमें लिखना हो तो क्या लिखें, ए गैस मान लिया कन्वर्ट हुआ बी गैस प्लस सी गैस में, तो ए माइनस ए अल्फा लिखेंगे। देखो अभी तक हम लोग नंबर ऑफ मोल्स या पार्शियल प्रेशर सीधे माइनस कर दे रहे थे, अब हम क्या निकालेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में बात करेंगे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है तुमसे कोई कह दे कि ए का 20% डिसोसिएट हो गया तो 20% ऑफ ए लिखना पड़ेगा, तो ए अल्फा का मतलब क्या है, 20% ऑफ ए। ठीक, तो इससे कितना बन जाएगा, ए अल्फा और ए अल्फा, जैसे अगर हम सी लें तो सी अल्फा और सी अल्फा बाई 2 बन जाएगा। ठीक, अब हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम की बात करें तो हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम में हम लोग प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कितना ले लेते हैं, यूनिटी ले लेते हैं व्हाइल राइटिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जैसे अगर कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड से कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और CO2 बना तो उस टाइम पे Kp की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के बराबर आ जाएगी। ठीक, अब रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी होती है मोलर मास बाई 2, और वॉल्यूम जो है वो मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। अगर प्रेशर कांस्टेंट और टेम्परेचर कांस्टेंट और डेंसिटी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मोल्स भी डेंसिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, नंबर ऑफ मोल्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम अपॉन वेपर डेंसिटी इनिशियल, वेपर डेंसिटी एट
इक्विलिब्रियम अपॉन वेपर डेंसिटी इनिशियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली अपॉन नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो डी अपॉन डी लिख देंगे। तो अगर हम जैसे PCl5 के केस में ले लें तो PCl5 के केस में हम क्या करेंगे, PCl3 और Cl2 है ना, तो ये 1 0 0 हो गए, तो 1 माइनस अल्फा और अल्फा हो गए, 1 माइनस अल्फा और अल्फा हो गए। तो नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हो गए, 1 माइनस अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा, तो 1 प्लस अल्फा हो गए। तो स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी किसके बराबर आ गया, 1 प्लस अल्फा के बराबर आ गया। फॉर्मूला नहीं है, अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग बनेगा। अब आ जाती है ली चैटलियर प्रिंसिपल की। तो छोटा ही सा चैप्टर है, इसे भाई सवाल भी हम लोग लगा लेंगे, लेकिन अभी 2-3 दिन लगातार पहले थ्योरी वाले टॉपिक्स करा दूं जिससे सबका रिवीजन हो जाए। एटलीस्ट सवाल तो तुम लोगों ने प्रैक्टिस कर ही लिए होंगे। तो हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद अगला चैप्टर जो हम लोग करेंगे वो नेम रिएक्शन वाला कर लेंगे, फिर एमाइंस का कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइंस कर लेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे सारी कंप्लीट कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं। 3 दिन लगेंगे मेरे को सब कराने में, 3-4 दिन का ही मटेरियल बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं बचा थ्योरी पार्ट से। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इफ एन एक्सटर्नल स्ट्रेस इज अप्लाइड to a system at equilibrium, the system adjusts in such a way that the stress is partially offset. स्ट्रेस कैसे डाल सकते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम से डाल सकते हैं। मतलब बेसिकली ये लॉ ऑफ इनर्शिया है, इक्विलिब्रियम में ही रहना चाहता है। अगर तुमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो वो इस तरह से अपने आप को एडजस्ट करेगा कि जो तुमने काम किया उसका अपोजिट कर ले। जैसे हम तुम्हें धक्का दें तो तुम गिरने की कोशिश थोड़ी करोगे, बचने की कोशिश करोगे ना, क्योंकि तुम इक्विलिब्रियम में थे, ठीक। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो गुड इनपुट गुड आउटपुट पे काम करता है। जितना रिएक्टेंट ज्यादा उतना प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, जितना प्रोडक्ट ज्यादा उतना रिएक्टेंट ज्यादा फॉर्म हो जाएगा, पीछे आ जाएगा। इफ वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 देन द रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर PCl5 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, ये नंबर बढ़ा तो यानी कि QC जो होगा वो KC से छोटा हो जाएगा और रिएक्शन फॉरवर्ड चलने लगेगी। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर एट इक्विलिब्रियम देन द रिएक्शन विल गो मूव इन सच अ डायरेक्शन वेयर लेसर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स आर प्रेजेंट। ये बात ध्यान रखना, रिएक्शन विल मूव इन सच अ डायरेक्शन वेयर लेसर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आर प्रेजेंट। यानी PCl5 अगर गैस से PCl3 गैस और Cl2 गैस बना रहा है तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और प्रेशर कम करेंगे तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्योंकि जब तुमने प्रेशर बढ़ाया तो क्या होगा, रिएक्शन उधर जाएगी जहाँ पे नंबर ऑफ गैसेस मोल्स कम हो, तो कहाँ जाएगी, पीछे, क्योंकि इधर 1 मोल है गैस का और इधर कितने हैं, 2 हैं, ठीक। तो अगर हम प्रेशर कम करेंगे तो प्रेशर कम करने से रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर डेल्टा Ng 0 होगा तो उस टाइम पे प्रेशर चेंज का कोई फर्क इक्विलिब्रियम पे नहीं पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इफ वी इंक्रीज द वॉल्यूम देन द इफेक्ट विल बी सेम एज डिक्रीजिंग प्रेशर, यानी कि रिएक्शन उधर साइड जाएगी जहाँ पे नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ज़्यादा होंगे, और अगर हम वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो वैसा होगा जैसा इंक्रीज इन प्रेशर से होगा, तो वहाँ पे होगा जहाँ पे नंबर ऑफ गैसेस मोल्स कम होंगे। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर में अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर एक्सोथर्मिक है एंड वी इंक्रीज द टेम्परेचर द रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन किधर चली जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन चली जाएगी। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन तो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, ठीक। वैसे वर्सा भी ट्रू है, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है फॉरवर्ड डायरेक्शन और टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो रिएक्शन किधर आ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर एंडोथर्मिक है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और तुमने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो रिएक्शन किधर आएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। अब इनर्ट गैस हम 2 तरीके से पुट कर सकते हैं। इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर कर सकते हैं, वी इंसर्ट द इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो देखो कांस्टेंट प्रेशर हमें बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ा होगा, पिस्टन को ऊपर उठाना पड़ा होगा। पिस्टन को क्या करना पड़ा होगा, ऊपर उठाना पड़ा होगा। पिस्टन को ऊपर उठाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम बढ़ने से रिएक्शन उधर साइड मूव करेगी जहाँ पे नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, ठीक। तो PCl5 के केस में देख लो, अगर हमने वॉल्यूम बढ़ाया तो KC कैसा हो गया, छोटा हो गया, तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक। एट कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन पे इनर्ट गैस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इतना ही इक्विलिब्रियम करने की जरूरत थी हमें। हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी बातें कर ली। कुछ बातें तो ऑब्वियसली कट डाउन किए, जैसे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इसमें नहीं किया क्योंकि वो मेन में कर रखा है। तो अगर जिसे और डिटेल में पढ़ना है वो मेन से कर ले। बाकी ओवरव्यू के हिसाब से इस चैप्टर को हम लोगों ने यहाँ पे वाइंड अप कर दिया। तो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में हम लोगों ने इसे खत्म किया है। अगला चैप्टर जो आएगा वो नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक का करेंगे। फिर हम लोग पहले 2 चैप्टर ऑर्गेनिक के कर लेंगे, फिर हम लोग कर लेंगे केमिकल काइनेटिक्स और आयनिक इक्विलिब्रियम, और दैट्स इट। सारे ही चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है।
मेन सारे करवा दिए हैं। और हम लोग कोई समस्या हो तो बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हो, हम लोग डिस्कशन करने के लिए हमेशा ओपन हैं। ऐप पे पेपर है, टेलीग्राम पे पेपर है, तो बिल्कुल मेरे से कनेक्ट रहने के लिए टेलीग्राम वाले पेपर्स को दो, ऐप वाले पेपर्स को अगर ज्वाइन कर सकते हो तो ज्वाइन करो, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज अगले मतलब सेकंड अटेम्प्ट तक काम आएगी तुम्हारे, और सेकंड अटेम्प्ट में टेस्ट हम और बढ़ा देंगे तो फिर वैसा हो जाएगा। ठीक, तो देख लो भाई क्या कर सकते हो वो करो। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो अपना बहुत सारा, और हम लोग आगे मिलते रहेंगे। ठीक है, बाय।